अभी हम लोग आईसीएसई क्लास 10th के हिंदी पेपर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं जो 2025 में प्रोबेबल है। तो इसको आप अच्छे से पहले पढ़िए। सेक्शन ए में एक अपठित गद्यांश आएगा और यहाँ पर अपठित गद्यांश से क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सवेरे हम अपनी मंजिल काठमांडू की ओर बढ़े, पहाड़ों में मक्के और अरहर की फसलें लहरा रही थी, छोटे गांव और परकोटे वाले घर बहुत सुंदर लग रहे थे, शाम होते होते हम काठमांडू पहुंच गए। काठमांडू, आज हम काठमांडू लिखते उंगलियां कांप रही हो, जैसे ही वैसे ही जैसे 25 साल पहले काठमांडू की धरती कांपी थी, पूरा अर्थक्वेक आया था। ये पूरा आप स्क्रीन पर इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। तो क्वेश्चन का आंसर है कि काठमांडू पर लिखने के लिए लेखक की उंगलियां क्यों कांप रही थी? क्योंकि काठमांडू में भूकंप आया था। ऑप्शन ए सही है। फिर है, लेखक दुखी और हताश क्यों है? लेखक दुखी और हताश इसलिए है कि वहां पर एक स्तंभ था, धरहरा स्तंभ। जब पूरा पैसेज ये वाला पढ़ेंगे इसलिए लिखा है कि स्क्रीन पर इस पैसेज को देख लीजिए कि धरहरा के इर्द गिर्द वाले समान है, ये स्तंभ लहरा के गिरते हुए देखा तब। तो यहाँ पर ये तहस नहस हो गया था। लेखक फेरी वाले और बांसुरी वाले के लिए क्यों दुखी है? क्योंकि वहां पर उनका काम धंधा भी ठप हो गया था और उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था। नेपाल की अर्थव्यवस्था का आधार औरतें क्यों हैं? क्यों? देखिए, पुरुषों के लिए रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और स्त्रियां ही रहती हैं, तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियां, पुरुष तो ज्यादा जैसे इंडियन आर्मी में चले जाते हैं या दुनिया में सामान बेचने के लिए अलग अलग देशों में चले जाते हैं, इसीलिए महिलाएं काम करती हैं। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो देखिए, उपयुक्त शीर्षक आपको है काठमांडू की वीरता, पर्यटन और नेपाल की औरतें, भूकंप के बाद का असर। तो मेरे विचार से कि काठमांडू के विषय में बताया गया है, तो काठमांडू की यात्रा पर ही उन्होंने पर्यटन को देखा, और नेपाली औरतों को और भूकंप को, तो इसमें तीनों शामिल हो जाएगा काठमांडू की यात्रा। और की यात्रा, खेतों में किसकी फसलें लहरा रही थी? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए कि खेतों में मक्का और अरहर की फसलें लहरा रही थी। काठमांडू की धरती कब कांप उठी थी? ध्यान से पढ़ना है। 25 अप्रैल को काठमांडू में आया था भूकंप। और नेपाल में घर परिवार की जिम्मेदारी महिलाएं संभालती हैं, पुरुष तो रहते हैं जो कि बाहर ही, अभी हमने डिस्कस किया है कि महिलाएं संभालती है। हिम आच्छादित का मतलब है, देखिए हिम मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, तो बर्फ से ढकी हुई चोटियां। घर के बाहर खुंटिकों पर क्या लटक रहे होते हैं? देखिए, घर के बाहर जब खुंटिक होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि उनके पर बहुत मक्का लहलहा रहे होते हैं, मक्का के गुच्छे को टांग दिया जाता है। अब फिर ग्रामर का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। आस्तिक मतलब होता है जो भगवान में भरोसा करता है, इसका अपोजिट हो जाएगा नास्तिक। व्यथा मतलब दुख तकलीफ, तो व्यवधान नहीं होगा, वीक नहीं होगा, संतोष नहीं। व्यथा मन के तकलीफ को कहते हैं, तो इसलिए संताप, दुख संताप होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? क्योंकि तो शुद्ध लग रहा है ये, क्योंकि दीर्घई नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है आपको। वाक्यांश, भला चाहने वाला, हितैषी होगा जो भला चाहने वाला होगा सो। और जो भला आपका चाहता है पुण्यात्मा नहीं होगा, हितैषी, हित जो चाहता है आपका। तो इसको याद रखना है। निम्न शब्दों में पुल्लिंग कौन है? इकारांत ये है। और लेकिन दरवाजा खोल दो, तो यहाँ पर आपके पास छत का दरवाजा, दरवाजा हमेशा से पुल्लिंग रहा है। मेरी छत पर आ जाओ, तो हिंसक के भाववाचक संज्ञा है हिंसा। हिंसा, हिंसक से हिंसा बनती है। आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित होना। इंद्र का इंद्राणी होता है स्त्रीलिंग। वाक्य में कितने भेद होते हैं? वाक्य के जब भेद देखेंगे तो वाक्य के दो वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, दो ही तरह के वाच्य होते हैं। यहाँ पर क्रिया कितने तरह के होते हैं? कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। अब सेक्शन सी देख लीजिए, यहाँ पर साहित्य सागर से है कि यहाँ पर है, एक रमजान के दिन को देख रसीला उदास हो गया, तो क्या कारण था? पूरा लाइन आपको पढ़ के आंसर देगा। तो रसीला का परिवार गांव में रहता था। फिर रसीला किसके यहाँ नौकर था? रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला के कंधों पर किसकी भार थी? रसीला के कंधों पर उसके अपने परिवार की भार थी। और क्या जगत बाबू का थोड़े भार रहेगा? रसीला इंजीनियर बाबू से बार बार क्या प्रार्थना करता था? देखिए, बार बार प्रार्थना करता था कि हमको छुट्टी उट्टी दे दो भैया, जो तो पूरा वेतन घर नहीं हो जाता है, इसलिए वो रसीला कहता था कि वेतन बढ़ा दिया जाए। रसीला यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? देखिए, रसीला कौन नौकरी इसलिए नहीं छोड़ता था कि उसे सम्मान मिल रहा था, मालिक को बहुत प्यार करता था, ये भी बात सही था। मालिक वेतन नहीं बढ़ाया था, उसे कुछ बहुत ज़्यादा काम भी नहीं था। रमजान कौन था? अब देखिए, रमजान
यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट शेख समुद्दीन चौकी का चौकीदार था। रसीला की उदासी का क्या कारण था? रसीला उदास था क्योंकि उसका परिवार गांव में था और गांव और उसके बच्चे बीमार थे। गांव तो जाना ही चाहता था। कौन गांव गांव नहीं जाना चाहता? उसके पास रुपए भी नहीं थे। उपरोक्त सभी और उनके लिए पैसे भी नहीं थे, तो ए डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये तीनों सही है ना, तो उपरोक्त सही जाएगा। रमजान ने रशीला को क्या सलाह दी? देखिए, रमजान ने रशीला को बाबू जगत सिंह से पेशगी मांगने की सलाह दी कि भैया पहले एडवांस ले लो। रसीला की बात सुनकर रमजान ने क्या किया? रसीला की बात रमजान रसीला को ठहरने के संकेत किए। तो यहाँ पर है कि वो ये रसीला के कुछ कोठरे से कुछ रसीला के हाथ में रख दिए। तो वो अपनी जमा पूंजी ला के रमजान दे दिया। पेशगी का अर्थ होता है नकद में ऋण, ऋण के रूप में दिया जाने वाला धन, अग्रधन कहते हैं। आप पहले ही एडवांस में दे दिया जाएगा, तो पहले दिया जाने वाला धन है। साहित्य सागर से देखिए, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहरा रही हैं, तो इस तरह से है। अब इसमें आकाश को कौन चूम रहा है? तो आकाश को यहाँ पर हिमालय ऊंची पर्वत ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश को हिमालय चूम रहा है। अब भारत वर्ष के चरण कौन धो रहा है? सागर धो रही है, सागर। तो त्रिवेणी कहते हैं, किस तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं? फिर चौथा है, वाक्यांश के अनुसार किसकी छटा निराली है? आप देखेंगे कि वाक्यांश के अनुसार नदियों की छटा निराली है। फिर यहाँ पर है, निराली का अर्थ है अनोखी, अद्भुत। फिर इसको देखिए, यहाँ पर झाड़ियों में कौन चहचहा रहा है? झाड़ियों में चहचहा कौन चहचहा रहा है? तो आप देखेंगे तो पता चल जाता है कि झाड़ियाँ में चहचहाने वाले जो भी जीव हैं, वो पूरी तरह से उम, स जाने कहाँ झाड़ रहे हैं, झाड़ियों में, सॉरी। फिर झाड़ियों में कौन चहचहा रहे हैं? तो झाड़ियों में कोयल चहचहा रही। अमराइयों का अर्थ क्या है? कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए पहाड़ियों से आते-जाते झरने काफ़ी मोहक हैं। तो सात यहाँ पर है, अमराइयों का अर्थ है कि ये अंगूर के बाग हैं। कवि को धर्म भूमि क्यों कहा है? ये धर्म भूमि कहा है क्योंकि कवि ने धर्म भूमि किसे कहा है? भारत भूमि को धर्म भूमि कहा है। हरी भरी भूमि को भी धर्म भूमि दे बोला है। तो आए रेगिस्तान को भूमि को नहीं कहा है, भारत की भूमि को उसने धर्म भूमि कहा है। इसके लेकिन यहाँ पर हरी भरी भूमि को, बंजर भूमि को नहीं कहेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जगमग और पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि। तो यहाँ पर है, जग जग निराला ललित भारत का बोध कराता है। तो भारतवर्ष का है। आमों के बगीचे में किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर वो कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही। नया रास्ता से है, ये किताब की मीनू वाला है। मीनू उदास हो गई थी, मनु भंडारी। मीनू कौन है? मीनू दयाराम साहनी की सबसे बड़ी पुत्री है। मीनू ने अपनी सहेली को क्या बताया है? देखिए, मीनू अपनी सहेली नीलिमा को प्रसन्न होकर मेरठ वालों के फोटो की याद आ गई है। तो वो है, मीनू और नीलिमा में क्या संबंध है? तो मीनू और नीलिमा में डी है कि मीनू दयाराम की बड़ी बेटी है, नीलिमा उसके पड़ोस में रहती है। तो मीनू ने यहाँ पर है कि उपरोक्त सभी दोनों पास में रहते हैं। मीनू का ध्यान हटाने के लिए नीलिमा ने क्या किया है? उसे मीनू ने उसके नए नए वस्त्र पहना दिए हैं और उसके बाद उसे कई कहानियां सुना, अनेक मुद्राओं में उसके फोटो खींच कर दिखाए। मीनू की उदासी का क्या कारण? मीनू उदास हो जाती है। तो मीनू के उदासी का एक कारण बहुत बड़ा है कि वह उसके पहले बहुत सारे लड़के, कई लड़के उसे नापसंद कर चुके थे। कमरे में किसने प्रवेश किया था? देखिए, कमरे में यहाँ पर मीनू को कल मेरठ से देखने वाले लड़के आए थे, कई लड़के उसे नज़रबंद कर चुके थे। अब था कि मीनू के भाई नीलिमा और नीलिमा ने फिर रोहित क्या लेकर आया था? तो रोहित परीक्षा का परिणाम अखबार में लेकर आया था। तो यही था सही। और अब आप 8 है, नीलिमा किस श्रेणी से एमए पास की थी? तो नीलिमा थी जो कि द्वितीय श्रेणी से पास की थी। अब इस खुशी में नीलिमा को क्या है कि सी यहाँ पर परीक्षा फल आने पर नीलिमा की माँ ने क्या कहा? नीलिमा को मुख मीठा कर आशीर्वाद। मीनू क्यों खुशी से झूम गई? क्योंकि उसने देखा था कि वो एमए की परीक्षा में वो पास कर गई थी, नीलिमा की फ़ोटो छपी थी। और ये एक खुशी की बात थी कि उसने बहुत आसानी से वो पास कर लिया था। तो मीनू क्यों खुशी से कि मीनू देखी कि उसका एमए की परीक्षा में वो पास कर ली थी। तो ये एक उसका सही था। अब देखिए, एकांकी संचय से आप देखेंगे कि
क्या है ये पूरा मैं संस्कारों के दास्तां से मुक्त हो सकती हूँ, हो पाती तो कुल धर्म ये सब दिया हुआ है। तो ये मैं संस्कारों के दास्तां ये कौन कहा है? तो यहाँ पर अविनाश और की रूढ़िवादी माँ ने कहा है। तुम एक दूसरे के प्रति खिंचिया कथन कौन बोल रहा है? तो ये अतुल की माँ ने ही बोला है। बहू किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बहू कहा गया है अविनाश की पत्नी को। बहू ने अविनाश को किस बीमारी से प्राण देकर बचा लिया? तो बहू ने अविनाश को हैजे की बीमारी से प्राण देकर बचा लिया। हैजे की बीमारी छूत की बीमारी मानी जाती है। तो इससे है माँ किस बात को जानकर हैरान रह जाती है? तो उमा देखिए ये उमा और अतुल द्वारा अविनाश के बार बार जाने पर हैरान वो सोचती है कि अविनाश ने उसके लिए कि अतुल द्वारा अविनाश के घर आने जाने की बात को लेकर दोस्त तुम्हारा नहीं तो और किसका कथन किसको कहा गया है? यहाँ पर ये रूढ़ यहाँ पर अविनाश की पत्नी को कहा गया है। फिर है अतुल की दृष्टि में उसकी माँ कैसी है? तो अतुल की दृष्टि में उसकी माँ एकदम रूढ़िवादी है, निर्मम है और कायर है। तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सही होगा। कौन संस्कारों के दास्तां से मुक्त होने में विफल रहा? तो यहाँ पर है मिश्रान। आप देखिएगा कि कौन संस्कारों के दाना, तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ेंगे इसको तो ये पता चलेगा कि मैं संस्कारों के दास्तां से मुक्त वो उमा उसकी माँ थी जो कि थी, तो उसकी जो अतुल की माँ थी वही ना होगी, तो उसकी माँ का यहाँ पर हो जाएगा। और अविनाश की पत्नी देखने में कैसी थी? देखिए अविनाश की पत्नी को देखने में उस बहुत यहाँ पर है कि मोटी सांवली सी बहुत सुंदर, यहाँ पर आप नहीं कहेंगे विकल्प। हाँ, देखने में साधारण रूप रंग वाली थी अविनाश की पत्नी। क्या तुम उसे छोड़ दोगे? कथन के वक्ता कौन है? माँ है और कौन है? अविना और यहाँ पर माँ बोलती है, तो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर है। तो आप इसको बना के देखिए एक बार, प्रयास कर